फ़र्क कैसे करें, डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि ये टैरो रीडिंग है, ये सिर्फ टोटके बताने वाले लोग हैं। लोग ना अंधविश्वास में लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि जो टोटके बताने वाली आंटी है ना, वो डर क्रिएट कर रही है, अंधविश्वास क्रिएट कर रही है। जो इंसान आपको बोलता है ना कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दूंगा, तो उन पे विश्वास ना करें। जैसे हम जन्म कुंडली दिखाते हैं, वो जन्म तारीख पे बेस्ड होती है। ऐसे टैरो के लिए क्या होती है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है? टैरो के लिए डेट ऑफ बर्थ रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि टैरो एनर्जी पे बेस्ड है। एस्ट्रोलॉजी में जिस मोमेंट पे, जिस घड़ी में आप बॉर्न हुए हैं, उस टाइम पे जो प्लैनेटरी पोजीशन थी वो आपका हॉरोस्कोप बन गया, वो आज जीवन आपका हॉरोस्कोप रहता है। इसीलिए ना आजकल के लोग थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से डरना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे कार्ड्स होते हैं इसमें, टैरो रीडिंग में। कोई एक ऐसा कार्ड है जिससे लोग डरते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कोई हॉरिबल कार्ड नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगर आप देखेंगे तो आपको डर लगेगा, आप सोचेंगे अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम बता रहा है, बट एक्चुअली में वो कार्ड कहता है कि आपकी प्रॉब्लम का अंत हो गया है। मतलब अब जैसे बोलते हैं ना कि आप उस स्टेज पे हो कि इससे बुरा आपके साथ नहीं हो सकता है। क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई टाइम ऐसा हो जब आप किसी को ये कहें कि अब आपको टैरो रीडिंग नहीं लेनी चाहिए? जिन लोगों को फेथ नहीं है टैरो में, उनको तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसे भी वेस्ट कर रहे हैं। जो टैरो है वो किसी की चीटिंग या डिसऑनेस्टी, इसको भी कैच कर पाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जैसे टैरो में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो चीटिंग की ही बात करता है। किसी की लव रीडिंग में अगर मैजिशियन का कार्ड आ जाए, मैजिशियन क्या करता है, जो सच है उसको छुपाता है और झूठ को सच बना के दिखाता है ना। तो मैजिशियन मतलब कि सामने वाला मैनिपुलेट कर रहा है। हम अपनी एनर्जी को किस गलती से ब्लॉक कर देते हैं? नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, हम सब जानते हैं उससे हमारी एनर्जीज ब्लॉक होती है। लेकिन नेगेटिव इमोशंस में भी ना एक गिल्ट वाली जो नेगेटिव इमोशन है, ये वर्स्ट है। यानी कि सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक करते हैं। नमस्कार, पॉडकास्ट विद हिमांशी में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हर पॉडकास्ट में हम ये बताते हैं कि सच क्या है और उसे लेकर भ्रम या भ्रांतियां समाज में क्या फैलाई जा रही हैं, तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो टैरो रीडिंग के बारे में है। आपने देखा होगा एक भीड़ सी लग चली है सोशल मीडिया पे। ऐसा लगता है जैसे कि हर कोई टैरो रीडिंग करने लगा है। क्या सच्चाई है, क्या मिसकंसेप्शन है, लोगों को डराया जा रहा है, रेमेडीज़ बताई जा रही हैं, लेकिन ये एक साइंस है, किस एनर्जी पे काम करती है, ये ऑथेंटिक जानकारी बताने के लिए आज बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। किरण शाहपुरी जी हमारे साथ हैं, जो कई वर्षों से इस पर काम कर रही हैं। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और किरण जी, मेरा यही मकसद है आज आपके साथ शो करने का, क्योंकि हम बहुत समय से ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक भीड़ बढ़ चली है और हर कोई रेमेडी बताने में लगा है। सबसे पहले तो इतने सालों से आप टैरो रीडिंग की एक्सपर्ट रही हैं, ये बताइए कि टैरो रीडिंग कैसा साइंस है, और सबसे पहले आप क्या चाहती है, इससे जुड़े ऐसे कौन से 3 मिसकंसेप्शन हैं या भ्रम हैं जैसे लोगों को डराया जा रहा है, वो इमीडिएटली दूर होने चाहिए? सबसे पहली चीज़, लोग ऐसा मानते हैं कि यू हैव टू बी अ साइकिक टैरो सीखने के लिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ही परमात्मा के अंश हैं। क्योंकि हम आत्मा है, परमात्मा के अंश हैं, तो उस नाते से हम सबके अंदर वो एक स्पिरिचुअल नॉलेज है, या फिर हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। तो कोई भी टैरो कर सकता है। और दूसरी बात, कुछ रिलीजन ऐसा मानते हैं कि टैरो आपको गॉड से दूर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट टैरो इज़ अ माध्यम जिससे कि आप गॉड से, यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। एंड तीसरा मिसकंसेप्शन है, टैरो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर बताता है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। बट इनफैक्ट टैरो इज़ ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल टूल जो रास्ता दिखाता है, जो डायरेक्शन दिखाता है। जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम गूगल मैप को रेफ़र करते हैं, हमें रास्ता पता लग जाता है। और इनफैक्ट आजकल तो लोग रास्ता पता भी होता है तब भी गूगल मैप को रेफ़र करते हैं, देखने के लिए कि किस रास्ते में ट्रैफिक जाम नहीं है, कौन सा रास्ता क्लियर है। उससे हम अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। तो टैरो एग्जैक्टली इसी चीज़ का काम करता है, रास्ता दिखाता है, यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वो गॉड से दूर करता है। और हम मतलब फ़र्क कैसे करें, डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि ये टैरो रीडिंग है, ये सिर्फ टोटके बताने वाले लोग हैं? आजकल बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें चल रही हैं। एंड आई एम सो ग्लैड हिमांशी कि आप ये पूछ रहे हो, क्योंकि
लोग ना अंधविश्वास में लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि जो टोटके बताने वाली आंटी है ना, वो डर क्रिएट कर रही हैं, अंधविश्वास क्रिएट कर रही हैं। जो इंसान आपको बोलता है ना कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दूंगा, तो उन पे विश्वास ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि पावर सिर्फ परमात्मा के पास है। अच्छा टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर आपको रास्ता बता सकता है, जो आपके नेगेटिव कर्मा हैं उसको आप कैसे कम करें, पॉजिटिव कर्मा कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में आपको बता सकता है, उससे रिलेटेड आपको हेल्प कर सकता है ना। करना आपको है, कोई आपका कर्मा नहीं चेंज कर सकता, कोई आपका फ्यूचर नहीं चेंज कर सकता। और ये जो टोटके बताने वाले लोग हैं, ये सिर्फ अंधविश्वास क्रिएट कर रहे हैं, और जहाँ अंधविश्वास है ना, वहाँ परमात्मा नहीं है। अंधविश्वास इज इक्वल टू अंधेरा, और अंधेरा परमात्मा इज लाइट। तो सबसे पहली बात, जैसे कोई आपको डराता है, वहीं पे ही आपकी घंटी बज जानी चाहिए माइंड की कि हम सही जगह पर नहीं हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप किरण। ऐसा लगता है जैसे डराकर सिर्फ पैसा कमाने का एक ज़रिया लोगों ने इसे बना लिया है, लेकिन ये कितना पायस और कितना ऑथेंटिक वे है कि आप एक कार्ड पुल करते हैं। जब आप कार्ड पुल करती हैं कोई भी, तो ये आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, या एक इंट्यूटिव पार्ट होता है उस टाइम, या फिर पूछने वाले की वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है? कुछ क्या साइंस है? दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। Okay. जैसे कि देखिए, एक इंसान खड्डे में है ना, अगर मैं उसको बाहर निकालना चाहती हूँ तो खाली मेरा एफर्ट सफिशिएंट नहीं है। जब तक वो विलिंग नहीं होगा, जब तक वो अपनी तरफ से थोड़ा सा तो उसको एक एफर्ट लगाना पड़ेगा। हाँ, जो निकाल रहा है उसका एफर्ट ज़्यादा है, बट अगर वो बिल्कुल ही ब्लॉक होके बैठ जाएगा तो निकालने वाला नहीं निकाल सकता। दोनों की ही एनर्जीज होती हैं, तभी सामने वाला भी उस सिचुएशन से बाहर निकलता है। अच्छा, हम फिर इस परसेप्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि जो टैरो है वो कोई नेगेटिव रीडिंग नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ लव, मनी, ब्रेकअप तक ही सीमित है, जबकि मेरे ख्याल से इसका जो एरिया बहुत वास्ट है। बिल्कुल, बताइए, ये हिमांशी टैरो कार्ड रीडर पे डिपेंड करता है। और इससे भी पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसे अभी हमने टोटके वाली आंटी की बात करी, या जो भी आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, मुझे लगता है उनकी गलती नहीं है। गलती उन लोगों की है जो देख नहीं पा रहे हैं, जो शायद उनको पता भी है, वो क्विक फिक्स चाहते हैं। उनको लगता है इनको हमने इतने पैसे दे दिए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमारा पार्टनर आ जाएगा। एंड मेरे पास कितने ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, मैम आप हमसे 10 लाख रुपए ले लीजिए, हमारा ये काम कर दीजिए। तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ देती हूँ कि मैं आपका भविष्य नहीं चेंज कर सकती। जो आपके हॉरोस्कोप में लिखा है, जो आपका कार्ड आ रहा है, यही होगा। हाँ, कैसे आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में बता सकते हैं। कैसे पॉजिटिव चीज़ें, इनफैक्ट मैं कहूँगी, जैसे अगर राहु की वजह से किसी की लाइफ में इश्यूज़ हैं, तो वो स्ट्रीट डॉग्स को फीड करके अपना वो एक कर्मा ख़त्म कर सकते हैं, और जो भी वो चाहते हैं उसको वो अचीव कर सकते हैं। बट कुछ करना पड़ेगा, मतलब पैसे दे के या सिर्फ तकिए के नीचे इलायची रख के आपकी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होंगी। तकिए के नीचे इलायची रखेंगे विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम तो आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आप पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एक दिन में एक टाइम पे कुछ नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है धन वर्षा होने लगेगी जिस तरह के क्लेम किए जाते हैं आजकल बहुत सारे। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो भी देख रहे हैं ये, वो हमें ना विश्वास करें, वो खुद देखें। जो भी आपने यूट्यूब, इंस्टा पे देखा है कि आप सिनेमन छिड़का देंगे, धन वर्षा हो जाएगी, या आप जो भी रेमेडीज़ वो बताते हैं, आप खुद करके देखें तो क्या आपको रिजल्ट मिला? भाई, अगर कोई भी इंसान वेट रिड्यूस करना चाहता है और वो एक जिम ट्रेनर को हायर करता है, तो उसको कैसे पता लगता है कि ये जिम ट्रेनर अच्छा है या बुरा है? कैसे पता लगेगा? अगर वो जिम ट्रेनर उनका वेट कम करवा पा रहा है, उसमें उसको हेल्प कर पा रहा है, तभी वो अच्छा है ना। अगर वो जिम ट्रेनर सिर्फ आपसे पैसे ले रहा है, बातें कर रहा है, आपका वेट नहीं कम हो रहा है, तो क्या आप उस जिम ट्रेनर को हायर करे रखेंगे या पैसे देते रहेंगे? 1 महीना 2 महीना आपको समझ में आ जाएगा, टाटा बाय बाय, पैसे लग रहे हैं। बट इस प्रोफेशन में लोग इतने अंधविश्वासी हो जाते हैं, उनको दिख रहा है हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट फिर भी उनको लगता है कि बस कोई क्विक फिक्स होगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहली बात ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी भगवान नहीं है, इंक्लूडिंग मी। अगर एस्ट्रोलॉजर्स या टैरो कार्ड रीडर्स भगवान होते, या इस तरीके से
आपका फ्यूचर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते होते तो उनकी लाइफ तो बड़े मज़े की होती। वो इधर अपने चार्ट में प्रॉब्लम देखते, उधर रेमेडी करते, और वो तो फिर पता नहीं दुनिया ही रूल कर रहे होते। सही कह रहे हैं बट अगर आप देखें तो टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर्स की भी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हैं ना, क्योंकि सिर्फ परमात्मा ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप मतलब हम लोग अलग अलग माध्यम से रास्ता दिखा सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो रियल पावर है वो गॉड। बिल्कुल। एक बड़ी अच्छी स्टोरी आपको शेयर करूंगी, मुझे याद आ रही है। एक कबूतर डाल पे बैठा होता है, बड़ा डरा हुआ होता है, घबराया हुआ होता है। गरुड़ सामने से निकलता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों इतने परेशान हो। सो गरुड़ इज़ अ बर्ड जो सबसे तेज़ उड़ती है। कबूतर बोलता है अभी ना आपसे पहले यमराज सामने से निकला है और मेरे ख्याल से मेरी मौत आने वाली है, क्योंकि वो मुझे देख कर मुस्कुराया, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बचा लो। गरुड़ बोलता है तेरा पास्ट रिकॉर्ड तो अच्छा है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाता है और बोलता है प्लीज़ आप थोड़ा सा ना इसका लाइफ स्पैन बढ़ा दें। ब्रह्मा विष्णु महेश मुस्कुराने लगते हैं, बोलते हैं कि अरे मूर्ख, विधाता ने जिसकी जितनी लिख दी हम एक सूद भी नहीं बढ़ा सकते, तू तो बोल रहा है कि लाइफ स्पैन बढ़ा दो, पॉसिबल नहीं है। गरुड़ को बहुत बुरा लगता है। गरुड़ बोलता है देख उन्होंने तो मना कर दिया, मैं तेरे को बहुत तेज़ तीनों लोगों के दूर एक गुफा में ले जाऊंगा। वहाँ पे यमराज क्या कोई भी तेरा बाल नहीं बांका कर पाएगा। अब फटाफट गरुड़ कबूतर को पीछे बिठाता है और बहुत तेज़ तीनों लोगों के दूर गुफा में बिठा देता है। वापसी आ रहा होता है, उसको यमराज मिलता है। तो यमराज को बोलता है कि आप कबूतर को देखकर मुस्कुराए थे ना कि उसकी मौत आने वाली है, अब मुझे बताएं कि आप कैसे उसको मारेंगे या कैसे वो मरेगा। तो यमराज बोलता है अरे मूर्ख, मैं इसलिए थोड़ी मुस्कुराया था, मैं तो इसलिए मुस्कुराया था कि अब से आधे घंटे बाद इस कबूतर की मौत तीनों लोगों के दूर उस गुफा में लिखी है, ये इतनी जल्दी इतनी दूर जाएगा कैसे। बोलते जैसे ही तू उसको वहाँ छोड़कर आया, सांप इंतज़ार कर रहा था, उसने उसे डसा और वो मर गया। और गरुड़ जैसे मैंने आपको बताया फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड, तो बहुत तेज़ी से वो लेके चला गया कबूतर को। तो जो लिखा है वो नहीं मिट सकता। हाँ, हम फ्री विल से अपनी जर्नी आसान कर सकते हैं। जो हमारे पास्ट के नेगेटिव कर्मास हैं उनको क्लियर कर जो चाहते हैं उसको अचीव डेफिनेटली कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब अगला सवाल मेरा ये है कि टैरो सबकॉन्शियस माइंड से कैसे जुड़ता है, साइंस इस कनेक्शन को कैसे समझाता है, सबकॉन्शियस माइंड से टैरो का क्या लिंक है? देखिए, सबसे पहली बात, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं टैरो कैसे वर्क करता है। हम जब मिरर में देखते हैं ना तो हमें ये ह्यूमन बॉडी दिखती है। अब मैं आपको देख रही हूँ, मुझे बॉडी दिख रही है, हम ये मानने लगते हैं कि हम बॉडी हैं, बट एक्चुअली में हम बॉडी नहीं हैं। हम क्या हैं? हम सोल हैं, आत्मा है। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। और परमात्मा की क्या क्वालिटीज़ हैं? सर्वव्यापक है, सब जानने वाला है, ऑल पावरफुल है। तो परमात्मा का अंश होने के नाते हमारे अंदर भी यही क्वालिटीज़ हैं, हम भी एक्चुअली में यही हैं। अगर आप समुंदर से एक लोटा पानी निकाल लेंगे तो उसमें समुंदर का ही पानी है, वही क्वालिटीज़ हैं, वो पानी नहीं चेंज हुआ। और जब हम कार्ड्स निकालते हैं तो लोगों को ऐसे लगता है कि आप कैसे ये कार्ड निकाल पा रही हैं, एक्चुअली ह्यूमन बॉडी नहीं कार्ड निकाल रही है, जो सोल है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो डायरेक्ट कर रही है। और इस सोल को पिछला भी पता है, फ्यूचर भी पता है, सब कुछ पता है। तो एक्चुअली सोल डायरेक्ट कर रही होती है। और ये सोल कहीं सबकॉन्शियस का पार्ट होती है, या सबकॉन्शियस माइंड सोल से, इस एनर्जी से, यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से हम कार्ड्स निकालते हैं। ओके। मेरा अगला सवाल ये है कि जब कार्ड पुल करते हैं उस मोमेंट पे पूरी तरह से वो एक पैटर्न होता है किसी बेस्ड पर, जिसके आधार पर आप फोरकास्ट कर पाते हैं, प्रिडिक्ट कर पाते हैं, या फिर वो पूरी तरह से इंट्यूशन बेस्ड होता है? देखिए, कार्ड्स में ना बहुत ब्यूटीफुल इमेजेस हैं। जब हम
अपने आसपास पहाड़ देखते हैं, लोग देखते हैं और कार्ड्स में भी हमें वही इमेजेस दिखती हैं, तो हम बड़ी आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। अब आप अगर एस्ट्रोलॉजी में देखें, न्यूमरोलॉजी में देखें, तो उसमें नंबर्स दिखते हैं, बॉक्सेस दिखते हैं, हमें समझ में नहीं आते हैं। लेकिन जब हम इन इमेजेस को देखते हैं, क्योंकि हम अपने आसपास भी वही चीज़ें देख रहे हैं, तो कनेक्ट कर पाते हैं। और सबसे एक ब्यूटी होती है कार्ड्स की सिंबॉलिज़्म, और इस सिंबॉलिज़्म को जब हम इंट्यूशन से मिक्स करते हैं तब हम अच्छे से रीड कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सन का कार्ड है। सन गर्मी में अच्छा नहीं लगता, सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। तो सन के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। और जब हमारी रीडिंग में सन का कार्ड आता है, उस टाइम पे हमारी इंट्यूशन क्या कह रही है, सन का पॉजिटिव बता रही है या नेगेटिव बता रही है। तो इन सब चीज़ों को कंबाइन करके हम रीडिंग करते हैं। दोनों ही चीज़ें अपना रोल प्ले करती हैं, इंट्यूशन भी और सिंबॉलिज्म भी। अच्छा, एक ही क्वेश्चन को जब 2 बार पूछा जाए अलग अलग टाइम पे और अलग अलग ही कार्ड पुल करने पे अलग कार्ड आए, तो हम उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? रीडिंग क्या वो हर बार एनर्जी अलग होती है या किस चीज़ पे बेस्ड होता है? फिर क्वेश्चन सेम है लेकिन कार्ड अलग पुल होता है। पता क्या होता है हिमांशी, बहुत कुछ टैरो कार्ड रीडर पे डिपेंड करता है। टैरो कार्ड रीडर की क्या एनर्जी है, जैसे बोलते हैं ना, ये जनरेटर की कितनी पावर है, उसी हिसाब से वो उतनी ही बिजली आपके घर में देगा, है ना। तो टैरो कार्ड रीडर की क्या एनर्जी है, कितना वो कनेक्टेड है, एक बात। दूसरी बात, आपका सवाल है कि ये कार्ड हर क्वेश्चन में चेंज क्यों हो जाते हैं, या सेम क्वेश्चन है तो कार्ड डिफरेंट क्यों आता है। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताती हूँ, मैं डीएलएफ नहीं, एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन में रीडिंग कर रही थी। एक कपल अपनी शादी की शॉपिंग कर रहा था। अब बैकग्राउंड स्टोरी पता है क्या है? लड़का बाहर से पढ़ के आया है, लड़के को लड़की से प्यार हो गया और उसने बोला मुझे इससे शादी करनी है। पेरेंट्स ने जब हॉरोस्कोप मैचिंग करवाई तो उसमें आया कि लड़का मांगलिक है, अगर लड़की से शादी करेगा तो लड़का या लड़की कोई एक मांगलिक है, और शादी होगी तो लड़के की डेथ हो जाएगी। अब लड़की बोल रही है, मैं मतलब आई लव यू बट मैं नहीं कर सकती हूँ, तेरे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। पेरेंट्स भी भाई ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि भाई शादी हो, हमारे बेटे को कुछ हो। अब बेटा बोलता है मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, अगर आपने शादी नहीं करी तो मैं वैसे ही कुछ खा के मर जाऊँगा। अब पेरेंट्स बड़े परेशान हैं। ऐसे में उनको मैं दिख गई मॉल में, तो होता है ना बहुत सारे, आप पंडित जी के पास चले गए। टैरो एक नया कॉन्सेप्ट है, और ये है भी 30 साल पहले की बात, जब मैंने नया टैरो शुरू किया था। तो लड़का लड़की को कन्विंस कर रहा है कि कुछ नहीं होगा मुझे, और जब मैं दिखती हूँ तो बोलते चलो इनसे पूछ लेते हैं। जब मैंने कार्ड्स को शफल किया तो कार्ड आया डेथ। अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो एकदम से क्लियर मतलब आंसर आ गया। अच्छा, फिर लड़के ने बोला कि मैं नहीं मानता, अब तुम रीडिंग कराओ। तो हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है। जैसे लोग बोलते हैं ना सवाल पूछा, जो आपका सवाल है कि भाई दोबारा से पूछेंगे तो सेम सवाल कार्ड निकलेगा या नहीं। हाँ, तो आया कार्ड 8 ऑफ कप्स। आप एडिटिंग में दिखा सकते हैं लोगों को। उसमें क्या है, कप्स हैं 8, और जो बंदा है, फिगर है कार्ड में, वो उन कप्स को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। अब कप्स टैरो में लव, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत क्लियर उस कार्ड में था कि अगर लड़की ने लड़के से शादी करी तो लड़का, क्योंकि लड़का लड़की से बहुत प्यार करता है, भाई लड़की भी करती है लेकिन लड़के का लेवल ही अलग है। वो बोल रहा है अगर मुझे कुछ हो जाए तो भी मुझे परवाह नहीं है, तो वो लड़का छोड़ के चला जाएगा। जब आप कार्ड देखेंगे तो बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि वो कप्स को छोड़ कर जा रहा है पहाड़ों की तरफ या आसमान की तरफ। तो बहुत क्लियरली सेम मीनिंग, कार्ड डिफरेंट है लेकिन मीनिंग सेम है। फिर फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया, ये भी पता नहीं, मैंने पूछा नहीं कभी, क्योंकि मेरा भी नया करियर की शुरुआत थी, और तब इतना जैसे होता है ना कि मैं नंबर्स भी नहीं लेती थी, इतना कनेक्शन भी नहीं था। तो बट हाँ, मुझे भी बहुत बारी ख्याल आया पता नहीं क्या किया होगा उन्होंने। अच्छा, जैसे हम जन्म कुंडली दिखाते हैं तो वो जन्म तारीख पे बेस्ड होती है, ऐसे टैरो के लिए क्या होती है बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है? कार्ड्स टैरो के लिए डेट ऑफ बर्थ रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि टैरो एनर्जी पे बेस्ड है। अच्छा। अब आप देखें एस्ट्रोलॉजी में जिस मोमेंट पे, जिस घड़ी में आप बॉर्न हुए हैं, जिस दिन आप बॉर्न हुए हैं, उस टाइम पे जो प्लानिटरी पोजीशन थी वो आपका हॉरोस्कोप बन गया, वो आज जीवन आपका हॉरोस्कोप रहता है। इसीलिए ना आजकल के लोग थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से डरना शुरू हो गए हैं, क्योंकि शायद उनके पास और ऑप्शंस भी हैं। उन्हें लगता है कि भाई इसमें जो लिखा है वो हमेशा ऐसा ही होगा। बट टैरो बहुत डिफरेंटली वर्क करता है। टैरो एनर्जी पे बेस्ड है, और एनर्जी
ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, और एनर्जी का कोई बर्थ नहीं है। क्योंकि देखिए जब हम ह्यूमन बॉडी को मानते हैं ना तो हमारा जन्म होता है, लेकिन जो सोल है, जो आत्मा है, उसका कोई जन्म की तिथि है ही नहीं। और टैरो एनर्जी पे बेस्ड है, तो टैरो के लिए हमें किसी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जितने सालों से आप प्रैक्टिस कर रही हैं किरण, 30 वर्षों से, आपने बताया 30 सालों से आप इसमें हैं, क्या ऐसा कुछ याद है, कोई केस स्टडी या कोई क्लाइंट जिसमें आपने एकदम सटीक भविष्यवाणी की हो और फिर वैसा ही हुआ हो जैसा कार्ड पुल किया गया था? 2020 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मेरी लाइफ की सबसे इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शन रही है। बहुत अमेजिंग प्रिडिक्शंस हैं। मैं कभी अगर आपको बैठ के बताऊं आप हैरान हो जाएंगे और आपको लगेगा अच्छा ऐसे भी क्वेश्चंस टैरो से पूछे जाते हैं और ये भी आंसर्स टैरो देता है। पर जैसे आप एक्यूरेट की बात करते हैं, ये जो प्रिडिक्शन है ये इवेंट होने से पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करी थी। तो जो लोग चाहें वो जाके देख भी सकते हैं। 2020 में जब यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, उस टाइम पे बाइडेन और ट्रंप के बीच में इलेक्शन हो रहा था। आप अगर यूट्यूब चैनल देखें उस टाइम का, तो 99.9% एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रिडिक्ट करा था कि ट्रंप इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। मैंने जब अपने कार्ड से पूछा तो कार्ड्स ने बड़ी क्लियरली मुझे बोला कि बाइडेन इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। अगर आप उस वीडियो में देखें तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा हुआ है कि मैम ये आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग हो जाएगी, और मुझे घर पे कॉल्स आने शुरू हो गए, आप इस वीडियो को डिलीट कर दो, आपकी बात ख़राब हो जाएगी और ट्रंप ही बनेगा नेक्स्ट प्रेसिडेंट यूएस का। तो मैंने कहा देखो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, और अगर प्रिडिक्शन रॉन्ग होती है इट्स फाइन, बियॉन्ड द पॉइंट मुझे अपनी प्रिडिक्शन के साथ अटैच नहीं होना है। मैं इंसान हूँ, हो सकता है, बट जो मेरे कार्ड्स कहेंगे मैं उसी पे ही फेथ करके चलूँगी। और जब रिजल्ट आया तो बाइडेन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। और उस टाइम आप अमेरिका में ही थी? नहीं, मैं उस टाइम पे तो इंडिया में थी। इंडिया में थे। बहुत सारे कार्ड्स होते हैं इसमें टैरो रीडिंग में, कोई एक ऐसा कार्ड है जिससे लोग डरते हैं लेकिन एक्चुअल में वो कोई हॉरिबल कार्ड नहीं है? 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगर आप देखेंगे तो आपको डर लगेगा, आप सोचेंगे अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम बता रहा है, बट एक्चुअली में वो कार्ड कहता है कि आपकी प्रॉब्लम का अंत हो गया है। मतलब अब जैसे बोलते हैं ना कि आप उस स्टेज पे हो कि इससे बुरा आपके साथ नहीं हो सकता है, अब यहाँ से अच्छा ही होगा। जैसे होता है ना जब सुबह होने वाली होती है तो उससे पहले की जो रात होती है वो आखिरी है, उसके बाद सुबह ही होगी। तो जब आप कार्ड देखेंगे आपको डर लगेगा, बट एक्चुअली वो कार्ड ये कहता है कि अब लास्ट है, इससे ज़्यादा कुछ बुरा नहीं होगा और अब अच्छा होने वाला है, टाइम चेंज होगा, अब अच्छा होगा। ओके। क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई टाइम ऐसा हो जब आप किसी को ये कहें कि अब आपको टैरो रीडिंग नहीं लेनी चाहिए? मैं तो हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आप जब तक नीड ना महसूस करें, यानी कि कोई इशू प्रॉब्लम ना हो तब तक ना लें। और जिन लोगों को फेथ नहीं है टैरो में, है ना, उनको तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसे भी वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आते भी हैं और जब तक जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम ना हो तब तक ना पूछें, और विद इन 6 मंथ्स में नहीं लेनी चाहिए मुझे लगता है। अनलेस एंड अनटिल बहुत कुछ मेजर आप प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको चाहिए, यानी कि आपने अगर एक बारी रीडिंग ले ली उसके नेक्स्ट 6 मंथ्स तक आप ना लें। कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एनर्जी इतनी जल्दी चेंज नहीं होती अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन। ओके। अगर टैरो कार्ड्स बोल पाती तो वो इंसान से क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली टैरो कार्ड्स बोलते ही हैं, क्योंकि अगर आप देखें टैरो में मैजिशियन का कार्ड है, टैरो में एम्परर है, तो टैरो बोल रहे होते हैं। जो रीडर अच्छे से उनको समझता है, जिसने अच्छे से उनको पढ़ा है, वो अच्छे से उनकी भाषा समझ भी पाता है और आगे कम्युनिकेट भी कर पाता है। अच्छा, जो टैरो है वो किसी की चीटिंग या डिसऑनेस्टी इसको भी कैच कर पाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जैसे टैरो में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो चीटिंग की ही बात करता है। अच्छा, किसी की लव रीडिंग में अगर मैजिशियन का कार्ड आ जाए, मैजिशियन क्या करता है, जो सच है उसको छुपाता है और झूठ को सच बना के दिखाता है ना। तो मैजिशियन मतलब कि सामने वाला मैनिपुलेट कर रहा है, सामने वाला थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है। और अगर उसके साथ 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ जाए, 3 ऑफ कप्स में 3 लेडीज़ हैं जो डांस कर रही हैं, तो मतलब ये इंसान कहीं तो और कनेक्ट कर रहा है, और एक से ज़्यादा कनेक्शंस में। तो बहुत सारे ऐसे कार्ड्स होते हैं जिनसे हम बहुत क्लियरली जान पाते हैं कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है और वो चीटिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। इनफैक्ट टैरो बहुत अच्छी तरीके से एनर्जीज़ को कैच करता है, सामने वाले के मन में क्या है बहुत क्लियरली और बहुत एक्यूरेटली और स्पेसिफिकली बता देता है।
इसके मैं एक ऐसे एक पर्सनली वो चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने एक बार टैरो रीडिंग कराई थी, क्योंकि जॉब के बीच गैप था और मेरे को कहीं जॉब मिल नहीं रही थी। तो जो कार्ड पुल हुआ था उसमें टैरो रीडर ने मुझे ये बताया था कि देयर विल बी वन लेडी हु विल हेल्प यू इन गेटिंग जॉब। अच्छा। और ये बिल्कुल सच था, क्योंकि मेरी एक सीनियर थी जिनका मुझे कॉल आया, जिन्होंने मेरी पहले से वहाँ पर अच्छी फील्डिंग की हुई थी और कि बहुत अच्छी हैं ये वो, और उन्होंने ही मेरी जॉब लगवाई थी। तो मैं कहती इतना भी माइन्यूटली बता सकता है कि एक लेडी आपको हेल्प करेंगी, बिल्कुल, और वो आपको जॉब दिलाएंगी। बिल्कुल। अब जैसे ना एक बारी रात को मेरी फ्रेंड का कॉल आया और मुझे बोलती है कि मेरे हस्बैंड अभी तक आए नहीं हैं। तो मैंने कहा चल कार्ड से पूछते हैं। तो मुझे बोलती है क्या कार्ड्स इस तरीके के भी सवालों के जवाब देता है? मैंने कहा यस। अच्छा, मैंने कार्ड निकाला, चैरियट का कार्ड आया। चैरियट आजकल के ज़माने में व्हीकल को रिप्रेजेंट करेगा ना। तो मैंने कहा आपके हस्बैंड ड्राइव कर रहे होंगे, आ जाएंगे थोड़ी देर में। और फिर थोड़ी देर बाद उसने मुझे फ़ोन करके कंफर्म किया कि जब हम कार्ड्स कर रहे थे वो ड्राइव कर रहे थे। तो इस तरीके के बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं। और अगेन यही ब्यूटी है टैरो की कि स्पेसिफिकली माइन्यूटेस्ट डिटेल्स भी बताता है, जो शायद और किसी फॉर्म ऑफ डिविनेशन में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मतलब एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी अमेजिंग। मैंने 5 साल भारतीय विद्या भवन में अंडर श्री किरण राव सर एस्ट्रोलॉजी करी है, लेकिन मुझे लगता है इतनी माइन्यूटेस्ट डिटेल नहीं बता पाती एस्ट्रोलॉजी भी। एस्ट्रोलॉजी के अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, बहुत अमेजिंग साइंस है और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है हमें एस्ट्रोलॉजी से पता लगे, टैरो से नहीं। बट टैरो की एक ये बड़ी खास बात है। और देखिए मतलब इतना खूबसूरत साइंस है ये कि इतनी माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों को भी आप पता लगा सकते हैं। और आपने जैसे बताया कुछ तो बिल्कुल प्रिसाइजली बताया गया है। और क्या तस्वीर अब इसकी बना दी है सोशल मीडिया ने, या फिर इस तरह के लोगों ने जिन्होंने सिर्फ इसको पैसे कमाने का जरिया बना दिया। और पता है उनको हिमांशी आइडिया भी नहीं है कि वो अपना कितना कार्मिक अकाउंट ख़राब कर रहे हैं। आर्ट सीखते हैं, कल पेज बनाते हैं, परसों बताना शुरू कर देते हैं। और पता है ये एनर्जीज़ पे वर्क करता है। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी ये चीज़ इफ़ेक्ट होगी। आज वो देख पाएँ नहीं देख पाएँ, और जो बेचारे शिकार बनते हैं वो तो होते ही हैं। बट मुझे बेचारे कहने का मन नहीं करता उनके लिए। आई एम सॉरी, मतलब हो सकता है कुछ लोग ऑफेंड हों, क्योंकि आपको पता लग जाता है। ऐसा नहीं होता है, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई जिम ट्रेनर है, आपको आपका वेट रिड्यूस करने में नहीं हेल्प कर पा रहा है, आप क्यों दे रहे हो पैसे? आप क्यों सोच रहे हो कि वो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म कर देगा या कुछ करेगा, राइट? और इन्हीं कार्ड्स में से सबसे ऐसा कौन सा कार्ड है जो अंडररेटेड है लेकिन एक्चुअली बहुत पावरफुल कार्ड है? पावरफुल तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जो लोग सोचते हैं अरे ये तो किसी प्रॉब्लम को बता रहा है या कुछ इशू है, बट एक्चुअली वो कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपने बहुत मेहनत करी है, आप थक गए हो, गो टेक रेस्ट। अपनी बैटरीज को चार्ज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ओके हम अपनी एनर्जी को किस गलती से ब्लॉक कर देते हैं? देखिए, अगर हम ब्रॉडर लेवल के लिए देखें, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, हम सब जानते हैं उससे हमारी एनर्जीज ब्लॉक होती हैं। लेकिन नेगेटिव इमोशंस में भी ना एक गिल्ट वाली जो नेगेटिव इमोशन है ये वर्स्ट है। यानी कि सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक करते हैं। लेकिन जो गिल्ट होता है ना, जिसमें हम खुद को पनिश करते हैं उस चीज़ के लिए जो हो गई, ये सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जीज़ को ब्लॉक करता है। तो जो हो गया ना, आप जो भी कर लें आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आप उससे मूव ऑन करें, लेसन लें और दोबारा से वो गलती ना दोहराएं। वो ही उसका पर्पस था, वो आप समझें और आगे बढ़ें। ओवर थिंकिंग से बचा कैसे जा सकता है? ओवर थिंकिंग ना हिमांशी एक बीमारी है और मैं बहुत बड़ी ओवर थिंकर थी। ओवर थिंकिंग में क्या होता है ना कि हम उस चीज़ को इमेजिन करते हैं, उस चीज़ को सच मान के जीना शुरू कर देते हैं जो एक्चुअली है ही नहीं। इसके लिए सबसे पहली चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे माइंड में पता नहीं कितने हज़ारों थॉट्स आते हैं। उसमें से कुछ डिस्ट्रक्टिव होते हैं, कुछ वेस्ट होते हैं और बहुत कम होते हैं जो वाकई में यूज़फुल थॉट्स होते हैं। और जब भी आप अपने आप को ओवर थिंकिंग करते हुए पाएँ, एक तो अगर आप थोड़ी सी अवेयरनेस रख सकते हैं। आई नो अवेयरनेस सुन के लोग सोचेंगे अरे भाई ये तो बहुत बड़ी कोई चीज़ है। चलिए अच्छा, आप ये भी नहीं कर सकते हैं ना, जैसे कोई इंसान रात को ड्राइव कर रहा है, बिल्कुल अंधेरा है, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो वो कैसे अपनी मंजिल तक जाता है या कैसे गाड़ी चलाता है? जहाँ तक हेडलाइट दिखा रही है वहाँ तक देख के आगे चलता रहता है और फिर अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है।
तो ओवर थिंकर्स अगर खुद को इस चीज़ की याद दिला सकते हैं कि भाई अंधेरा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है, तो जहाँ तक दिख रहा है ना उसको देखो और आगे बढ़ते जाओ। आप जहाँ चाहते हो वहाँ पहुँच जाओ। और अगर बार बार खुद को ये बोल सकते हैं या फिर इस चीज़ की चेकिंग कर सकते हैं, ये रियलिटी नहीं है, ये थॉट है, ये सच नहीं है, तो हम इसको सच मान के इसको जीना ना शुरू कर दें, इससे हम डरना ना शुरू कर दें। और ये थोड़ी सी चेकिंग तो करनी पड़ेगी, मतलब इसके लिए आपको कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चेकिंग खुद की करने की ज़रूरत है। आप परेशान हो रहे हैं ना, आप समझ जाएं कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं। और उस टाइम पे अगर पॉज करके आपने खुद से पूछा कि क्या चीज़ परेशान कर रही है, आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आएंगे। फिर आप अपने आप से पूछें क्या ये सच है, ये जो थॉट क्रिएट हुआ है क्या ये सच है। अंदर से जवाब आएगा नहीं, तो फिर खुद को बोलें कि भाई तो डरने की क्या बात है। तो मतलब बोलते हैं ना कि एक तो कम्युनिकेशन दूसरे जन से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो हमारा 24/7 कम्युनिकेशन खुद से चलता रहता है, जो एक सेल्फ टॉक नॉन स्टॉप मन में चलती है, वो अगर हम ठीक कर लें, अगर आप इस तरीके से देखें तो बड़ी आसान सी बात है। भाई हम दूसरे जन से बात करते हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऐसे ही मेरी खुद से बातचीत चल रही है। इस बातचीत को अगर मैं चेक करके बदल सकती हूँ तो ओवर थिंकिंग को काफ़ी हद तक मैं ठीक कर सकती हूँ। अगर कोई टैरो रीडिंग सीखना चाहे तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ विलिंगनेस होनी चाहिए। दे शुड बी पैशनेट अबाउट टैरो। बाकी देखिए, जैसे हमने पहले भी बात करी, लोगों को ऐसे लगता है यू हैव टू बी अ साइकिक टू लर्न टैरो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सब लोग आत्मा हैं, हम परमात्मा का अंश हैं, और जो भी परमात्मा की क्वालिटीज़ हैं हम सब में हैं। ऑल ऑफ अस आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। लेकिन होता क्या है ना, कई लोगों का इंटरेस्ट होता है, कई का नहीं होता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपना टाइम मत वेस्ट करें सिर्फ इसलिए कि भाई इससे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में आप कभी भी नहीं कर पाएंगे जस्टिस अपने प्रोफेशन को, और आप पैसे भी नहीं कमा पाएंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ ये डिवाइन नॉलेज है, इसको एक्वायर करने पे आप फोकस करें। और अगर आपने अच्छे से एक्वायर करी, आपके पीछे लोग आएंगे, पैसा अपने आप आएगा, क्योंकि आपकी एक रीडिंग सही होगी ना, वो हमेशा के लिए आपके पास आएगा और वो 4 और लोगों को भेजेगा। लेकिन अगर आपने इस इंटेंशन से इस चीज़ को सीखा कि भाई पैसे कमा लेंगे, इसमें पैसा बहुत है, तो आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे, आपकी रीडिंग ठीक नहीं आएगी, और फिर आपको लगता है कि आप पैसे कमाएंगे, लेकिन हर टैरो कार्ड रीडर बहुत अच्छा नहीं कमा रहा है। अच्छा, एक ऐसा सवाल बताइए जो कोई भी नहीं पूछता लेकिन हर एक को पूछना चाहिए टैरो रीडिंग के टाइम। लोग ना फ्यूचर जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। दे वांट टू नो कैसे, मतलब क्या होगा, है ना। उनको बोलो कि आप भी अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके चीज़ों को बदल सकते हैं, तो वो ये नहीं जानना चाहते कि वो क्या करें फ्यूचर को चेंज करने के लिए, या फिर जो चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए, वो नहीं जानना चाहते। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि भाई वो मेरी लाइफ में आएगा नहीं आएगा, आप ये पूछें कि भाई मुझे उस रास्ते जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उसके साथ आगे इस रिलेशनशिप में बढ़ना भी चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो चाहिए मुझे वो आ जाए बस। क्योंकि देखिए, अगर वो आ भी गया और अगर उसके साथ आप खुश नहीं हुए तो क्या फ़ायदा होगा ना। शादी के 4 दिन बाद ही आपका जो भूत है, जो एक आई डोंट नो हाउ टू से, लेकिन जो एक अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी और आप परेशान होंगे। अगर करेंट डेस्टिनी तो चेंज नहीं हो सकती, आपने बताया, बस राह आसान हो सकती है, तो टैरो क्या रोल प्ले करेंगे इसमें? हिमांशी, टैरो में ना हमारे पास 78 कार्ड्स हैं, 22 मेजर आर्काना है जो डेस्टिनी के बारे में बताते हैं, उनको हम कार्मा कार्ड्स भी बोलते हैं। जब भी ये मेजर आर्काना का कार्ड आता है ना, हम बोलते हैं ये सिचुएशन नहीं चेंज हो सकती है। लेकिन 56 माइनर आर्काना के कार्ड्स हैं जो फ्री विल की बात करते हैं, जो बोलते हैं कि आप अपनी एनर्जी, थॉट प्रोसेस, बिलीफ को चेंज करके अपना फ्यूचर भी चेंज कर सकते हैं। तो नटशेल में कुछ चीज़ें हैं जो नहीं चेंज हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फीमेल है, वो एक कार्मिक लेसन ही लेकर आई हैं कि भाई उन्होंने इंडिपेंडेंट रहना है। अब बचपन में उनके फादर की डेथ हो जाती है, या फिर फादर का सपोर्ट नहीं मिलता। शादी के बाद हो सकता है हस्बैंड फाइनेंशियली नहीं टेक केयर कर रहे हैं, तो ये उनका एक लेसन है जो शायद नहीं बदलेगा।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। वो खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग करके चीज़ों को बेहतर भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना, लोग ज़्यादा डराने पे फोकस करते हैं, ये नहीं हो सकता, ऐसा होगा ही नहीं। मेरे पास कितने सारे लोग आते हैं, इतने डरे हुए होते हैं ना, मैम उन्होंने कह दिया कि हमारी शादी नहीं होगी, हम सच में शादी करना चाहते हैं। और कई लोग बोलेंगे मैम 7.5 ही बोला है उन्होंने, अब क्या होगा, अब अब क्या प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर आपको ये बताता है कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं चेंज हो सकती हैं, बट बहुत सारी चीज़ें आप उन पे वर्क करके चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली फ्री विल है हमारे पास। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो आज हम डिसीजन और चॉइसेस ले रहे हैं वो हमारा फ्यूचर बना रहे हैं। अगर मैं आज से 30 साल पहले खुद को देखूं, मैं एक टिपिकल हाउसवाइफ थी। लोग स्कूल में तेल लगा के जाते थे, मैं देसी घी लगा के जाती थी। बड़ी इंट्रोवर्ट शाय किस्म की इंसान। हमारे घर में कोई आ जाता था तो 3-4 विजिट्स तक उनको ये नहीं पता लगता था कि मैं भी इस घर का मेंबर हूँ। और मैंने कभी विजुलाइज नहीं किया था कि इस तरीके से मैं कभी टैरो एस्ट्रोलॉजी में जाऊँगी और प्रोफेशनली अच्छा करूँगी। सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं तो कभी घर में एस्ट्रोलॉजी भी नहीं होती थी। जब मैंने पहली बारी कार्ड्स को देखा तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड। उस टाइम पे मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे कार्ड सीखने हैं। अगर मैं वो डिसीजन नहीं लेती तो मैं अभी भी एक टिपिकल हाउसवाइफ होती, शाय इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ इंसान होती। लेकिन वो डिसीजन लिया, सीखा, एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को भी बदला। और इतने सारे मैंने हॉरोस्कोप्स देखे हैं हिमांशी। कई लोगों का हॉरोस्कोप बहुत एवरेज है बट दे आर डूइंग वेरी गुड इन लाइफ। कई लोगों का बहुत अच्छा हॉरोस्कोप है लेकिन वो इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली में दोनों ही चीज़ें होती हैं। कितनी बारी आप बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आए हैं पास्ट लाइफ से, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं करेंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे, आप कर्म नहीं करेंगे तो आप उन चीज़ों को नहीं अवेल कर पा रहे हैं। आपके अकाउंट में परमात्मा ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन अगर आप उसको अवेल ही नहीं करेंगे, मतलब उसको इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, तो कैसे आप 1 करोड़ के 2 करोड़ बनाएंगे ना। और कई लोगों के पास बहुत कम पैसे हैं जो पास्ट लाइफ से शायद लेकर आए हैं, उनके पास शायद 1-2 लाख हैं, लेकिन वो जब कर्म करते हैं तो वो 1-2 लाख को 1 करोड़ बना लेते हैं। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं। ये बहुत सही कहा आपने कि कईयों के हॉरोस्कोप में है कि कम अच्छा करेंगे लेकिन दे आर रॉकिंग। यस बिल्कुल। बहुत सारे मैंने हॉरोस्कोप्स देखे हैं ऐसे। तो ये चीज़ समझनी है, क्योंकि हमने पूरा ही नहीं डेस्टिनी पे चले जाना कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं। ऐसा करके आप सिर्फ जो भी आपके अकाउंट में है, प्रारब्ध हम कह सकते हैं, जो भी आप लेकर आए हैं पास्ट लाइफ से, उसको आप और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। आप ये देखें क्या है, कितना है, उससे क्या करा जा सकता है, आप क्या कर सकते हैं उससे जो आपको मिला है। क्योंकि कुछ तो है डेस्टिनी। ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी कोई रोल नहीं प्ले करती, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ डेस्टिनी है, फ्री विल नहीं है। दोनों चीज़ें हैं। कर्म भी इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा, क्या टैरो रीडिंग की कोई एक्सपायरी टाइम भी होता है बीच में, ऐसा कुछ होता है? टैरो 6 months to 1 year तक ही बताता है। अच्छा। क्योंकि एनर्जीज पे बेस्ड है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा कि मेरा प्रोफेशनल फ्रंट कैसा रहेगा, कार्ड आया 10 of Wands। 10 of Wands का कार्ड अगर आप देखेंगे तो एक इंसान है जिसके ऊपर 10 लकड़ियाँ हैं, तो मतलब प्रेशर है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि वो लोगों को ना नहीं कह पाता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेता है जिसकी वजह से प्रेशर हो रहा है। और अगर वो इस चीज़ पे वर्क करेगा, वो ग्रेसफुली लोगों को ना कहना शुरू कर देगा, तो उसकी एनर्जी चेंज हो गई ना, तो उसका प्रोफेशनल फ्रंट बेहतर हो जाएगा। यहाँ हो सकता है कि उस जॉब में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा इंसान है, और अगर उसको टैकल कर लिया या वो जॉब चेंज कर दी तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, है ना। तो टैरो एनर्जीज पे वर्क करता है, और अगर आप अपनी एनर्जी चेंज करते हैं, डिसीजन चॉइस जैसे अभी हमने बात करी, उसको चेंज करते हैं, तो आप किसी हद तक, मैं ये नहीं कहूँगी 100%, बट येस 70% आप अपना फ्यूचर बदल सकते हैं, या जो चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। तो अभी हमने इस पे सारे पॉइंट्स पे बात की है कि टैरो की पिक्चर कुछ अलग तरीके से अभी पेश की जा रही है, लेकिन ऑथेंटिक पार्ट कितना उसका खूबसूरत साइंस है ये, जो एनर्जी के बेस पे प्रिडिक्शन भी करता है, माइन्यूट चीज़ें भी ऑब्जर्व करता है,
और अब बारी है हमारे उस सेक्शन की किरण जिसका बहुत लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो है 2026 की प्रेडिक्शंस। अगर हम मूलांक के आधार पर मैं आपसे पूछूं तो मूलांक 1 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, क्या लाने वाला है? देखिए, मूलांक 1 न्यूमरोलॉजी में राजा सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं एंड 2026 का भी टोटल करते हैं तो 1 आता है। तो यहाँ पे 2 राजा 2 सूर्य आपस में मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली मूलांक 1 वालों का तेज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, उनको वो अवेल भी करेंगे, नए गोल्स भी बनाएंगे। बट एट द सेम टाइम 2 राजा आपस में आ रहे हैं। 2 राजा जब संधि करते हैं ना तो दुनिया फतेह करते हैं, लेकिन वहीं अगर क्लैश हो गया तो एम्पायर्स भी तबाह होते हैं। तो मूलांक 1 वालों को ये चीज़ अच्छे से समझनी है कि आप कोलैबोरेट करके चलेंगे, टीम वर्क में काम करेंगे तो 2026 को बहुत अमेजिंग बनाएंगे। लेकिन अगर ईगो इशू आ गया, एरोगेंस आ गई, और मूलांक 1 वालों के ना एक नेचर होता है कि वो इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करना चाहते हैं, तो 2026 में इस चीज़ को आप ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। कोलैबोरेशन अगर किसी से हो रहा है तो उसको ना आप ब्लॉक करें, आप कोलैबोरेट करके टीम वर्क में काम करें, आप बहुत अच्छा या और अच्छा 2026 को कर पाएंगे। और मूलांक 2 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? मूलांक 2 न्यूमरोलॉजी में रानी का नंबर होता है एंड 2026 जैसे मैंने अभी आपको बताया राजा का नंबर है। आइडियल राजा अपनी रानी के नाज नखरे उठाता है, उसको प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो मूलांक 2 वालों के लिए 2026 बहुत अमेजिंग रहने वाला है। वो जो भी करें, प्रोफेशनल फ्रंट, पर्सनल फ्रंट, उनको 2026 की एनर्जीज प्रोटेक्ट करेंगी। साथ ही साथ जुपिटर का भी इन्फ्लुएंस है तो एक्सपेंशन भी होगा। ऑल इन ऑल मूलांक 2 वालों के लिए बहुत अमेजिंग है। ये आंसर मुझे अच्छा लगा क्योंकि मूलांक 2 मेरा भी है। चलिए अब बात करते हैं 3 मूलांक वालों की। 3 वालों के लिए 2026 क्या लाने वाला है? देखिए, 3 नंबर न्यूमरोलॉजी में गुरु का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, और 2026 राजा का नंबर है। राजा सिर्फ और सिर्फ गुरु के आगे सिर झुकाता है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली 3 नंबर वालों को मिलेंगी, बहुत ही अमेजिंग रहेगा। लेकिन साथ ही साथ राहु का भी इन्फ्लुएंस है, तो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। तो मूलांक 3 वालों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि वो गोल बनाएं और जैसे बोलते हैं ना कि रोज़ के रोज़ चेकिंग भी करें, जो भी उनका गोल है उस पर फोकस करें, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होने के, भटकने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर ऐसा इन्होंने कर लिया तो बहुत अमेजिंग 2026 इनका जाएगा, मतलब जितना इन्होंने सोचा नहीं उससे भी ज़्यादा ये अवेल करेंगे। और मूलांक 4 वालों के लिए 2026 क्या लाने वाला है? मूलांक 4 यानी कि जो भी लोग किसी भी मंथ की 4, 13, 22, 31 को बॉर्न हुए हैं, उनके लिए अगर मैं ब्रॉडर लेवल के लिए बोलूँ तो उनके लिए अगर मैं ब्रॉडर लेवल के लिए बोलूँ तो 2026 चेंज लाएगा, क्योंकि बुध ग्रह का इन्फ्लुएंस है। और होता क्या है ना कि मूलांक 4 वाले थोड़े से फिक्सेटेड होते हैं, इनको चेंज पसंद नहीं होता है, ये कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। इनके लिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसीलिए ये लाइफ में जितना अचीव कर सकते हैं ना उतना नहीं कर पाते हैं। तो मूलांक 4 वालों को एक चीज़ माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर आपने वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ले ली, 2026 इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू। लेकिन अगर आपने अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ली, क्योंकि नेचर है ना कि फिक्सेटेड होने का और थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहने का, कंफर्ट जोन में नहीं कहूँगी कि चेंज को नहीं एक्सेप्ट करने का, तो बाय द एंड ऑफ 2026 आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ मिस कर दिया, बहुत कुछ अचीव कर सकते थे। और मूलांक 5 वालों के लिए क्या कहते हैं 2026 के सितारे? मूलांक 5 यानी कि जो भी लोग किसी भी मंथ की 5, 14, 23 को बॉर्न हुए हैं, न्यूमरोलॉजी में ये प्रिंस का नंबर होता है और 2026 राजा का साल है। तो देखिए, एक राजा यानी कि एक पिता ही होता है जो अपने पुत्र को अपने से भी ज़्यादा तरक्की करते देख खुश होता है, और अगर एक पावरफुल पिता का सपोर्ट मिल जाए तो इंसान क्या नहीं कर सकता। लेकिन मूलांक 5 वालों के लिए शुक्र का भी इन्फ्लुएंस है। शुक्र लग्जरी, कंफर्ट, लव, प्यार, मोहब्बत को रिप्रेजेंट करता है। तो मूलांक 5 वाले अगर प्यार, मोहब्बत या इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए
तो फिर वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लग्जरी कंफर्ट ना अवेल करें, डेफिनेटली आपको मिल रहा है आप अवेल करें, लेकिन इसमें इतना इंडल्ज ना हो जाएं, इसमें इतना खो ना जाएं कि आप बैलेंस ना मेंटेन कर पाएँ। तो अगर बैलेंस रखते हैं, ऑल इन ऑल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और बहुत अमेजिंग 2026 को बना पाएंगे। और मूलांक 6 वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? देखिए 2026 में 6 नंबर है, तो डेफिनेटली 6 नंबर शुक्र का है, लग्जरी कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो लग्जरी कंफर्ट रहेगा। लेकिन साथ ही साथ केतु का भी इन्फ्लुएंस है, तो ओवर थिंकिंग रह सकती है, थोड़ा सा डायरेक्शनलेस महसूस कर सकते हैं। और ओवर थिंकिंग का ना कोई बेस नहीं होता है। जैसे हमने अभी बात करी कि जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोच लिया, उसको सही मान लिया और फिर परेशान होना शुरू कर दिया। तो इस चीज़ का ख्याल मूलांक 6 यानी कि जो भी लोग किसी भी मंथ की 6, 15, 24 को बॉर्न हुए हैं उन्होंने ख्याल रखना है। ऐसा करा तो 2026 लग्जरी कंफर्ट तो ला ही रहा है, अच्छा रहेगा। और मूलांक 7 वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? मूलांक 7 वालों को थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और मूलांक 7 वाले ना बड़े स्पिरिचुअल होते हैं, इतना मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से अटैच नहीं होते हैं और इसीलिए ना ये प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। जितने एक्शन इनिशिएटिव्स इनको लेने चाहिए नहीं लेते हैं और इसीलिए जितना अचीव कर सकते हैं उतना अचीव भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलेंगी मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड, इनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं, नहीं लिए तो बाय द एंड ऑफ 2026 इनको लग सकता है कि भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, नहीं अवेल करी। और मूलांक 7 वालों के लिए रिलेशनशिप में इश्यूज रह सकते हैं। और मूलांक 8 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? मूलांक 8 वालों के लिए बहुत ग्रेट नहीं रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखिए मूलांक 8 यानी कि जो भी लोग किसी भी मंथ की 8, 17, 26 को बॉर्न हुए हैं, ये शनि से गवर्नड होते हैं और 2026 सूर्य का साल है। हम सब जानते हैं कि सूर्य और शनि आपस में एनिमीज़ हैं। तो एक तो ये रीज़न है कि 2026 उतना ग्रेट नहीं जाता हुआ दिख रहा है। और दूसरा आप लॉजिकली देखें तो सैटर्न इज़ फारदेस्ट फ्रॉम सन जियोग्राफिकली, तो सूर्य की लाइट, रोशनी, एनर्जी सबसे कम और सबसे लेट सैटर्न को मिलती है। तो वो एक अपॉर्चुनिटीज़ उनको ऐसा लग सकता है नहीं मिल रही हैं, या मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उतना एक रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। इनके लिए एक रेमेडी ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि देखिए हर ताले की चाबी होती है, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। मायूस ना हो कि भाई 2026 अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि क्योंकि सैटर्न सबसे फारदेस्ट है सन से, लाइट नहीं मिल रही है। अगर ये रोज़ सुबह उठते हैं जल्दी सनराइज़ के टाइम पे और सन की रोशनी, सन की लाइट अपनी फिजिकल बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, तो इस चीज़ को रिजॉल्व कर पाएंगे और चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे, 2026 को बेहतर कर पाएंगे। और अब आखिरी नंबर बचा है 9 नंबर। 9 जिनका मूलांक है उनके लिए 2026 क्या लाएगा? देखिए 9 नंबर यानी कि जो भी लोग किसी भी मंथ की 9, 18, 27 को बॉर्न हुए हैं, न्यूमरोलॉजी में ये सेनापति का नंबर होता है। राजा सबसे क्लोज सेनापति के होता है, क्योंकि सारी प्लानिंग सब कुछ वो अपने सेनापति के साथ करता है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी बोलता है कि रानी बड़ी जेलस होती है सेनापति से, उसको लगता है कि मेरा टाइम सारा सेनापति ले जाता है। इसीलिए देखिए 2 नंबर रानी का नंबर है और 9 नंबर सेनापति का नंबर है, और वो लोग आपस में एनिमीज़ हैं या फिर इतना अच्छा नहीं माना जाता, दे आर नॉट फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से देखें 9 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप अदरवाइज़ भी देखें, 9 नंबर मंगल का नंबर है, 9 नंबर का रूलिंग प्लैनेट मंगल है और लॉर्ड हैं हनुमान जी, और 1 नंबर राजा यानी कि रामचंद्र जी को रिप्रेजेंट करता है। और हम सब जानते हैं कि रामचंद्र जी और हनुमान जी का रामचंद्र जी और हनुमान जी का बॉन्ड कितना डिवाइन है। तो डेफिनेटली 9 नंबर वालों के लिए बहुत अमेजिंग रहेगा। बस हाई ऑन एनर्जी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी फायर है और मंगल भी फायर है, 9 नंबर वाले भी फायर हैं, तो ओवर एक्टिव हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं बिना सोचे समझे। इस चीज़ का ख्याल रखें, अपने आप को किसी ना किसी फिज़िकल एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व करें। जिमिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, ताकि इनकी जो फिज़िकल एनर्जी है ना बहुत हाई जो रहेगी,
वो कंज्यूम हो जाए। तो ये तो हमने सारे नंबर्स का कैसा रहेगा आने वाला 2026 ये जाना। अब जल्दी से अगर मैं वन वर्ड में कहूँ किरण जी, हम रैपिड फायर में जानना चाहें कि हर मूलांक वाले के लिए 2026 कैसे रहेगा, तो वन वर्ड में बता पाएंगी आप? बिल्कुल। मूलांक 1, कोलैबोरेट करके चलें अगर 2026 को अच्छा बनाना चाहते हैं। मूलांक 2, एक्सपेंशन। मूलांक 3, फोकस और कंसंट्रेट करें अपने गोल पर। मूलांक 4, चेंज। मूलांक 5, लग्जरी कंफर्ट। मूलांक 6, ओवर थिंकिंग से बचें। मूलांक 7, हार्ड वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा अचीव करेंगे। मूलांक 8, थोड़ा सा टफ रहेगा, सुबह उठ के सनलाइट में ज़रूर बैठें। मूलांक 9। न्यू बिगनिंग्स। और अब चलते चलते ये बताइए कि 2026 में ऐसी क्या चीज़ है जो सबके लिए, चाहे वो मूलांक कोई भी हो या किसी भी उनकी कोई भी राशि हो, इन सब से परे जो अवॉइड करना चाहिए 2026 में? देखिए, शॉर्ट फॉर्म ऑफ 2026 ना लिखें। नॉर्मली क्या होता है ना, हम 26 लिख देते हैं जो भी साल होता है, और 26 को जब आप आपस में ऐड करते हैं ना, 8 नंबर आता है। 8 सैटर्न का नंबर है, और जैसे अभी मैंने आपको बताया सैटर्न इज़ फारदेस्ट फ्रॉम सन, तो सन की लाइट, रोशनी, एनर्जी नहीं पहुंचती है। तो सैटर्न की एनर्जी स्पेसिफिकली आप 2026 में नहीं अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे। सैटर्न इज़ अ वेरी गुड प्लैनेट, लेकिन क्योंकि सूर्य का एनईबी भी है और दूर भी है, तो इसलिए आप पूरा 2026 लिखें, क्योंकि 2026 का टोटल 1 है और ये है ही सन का साल, तो सन की एनर्जीज आप अवेल करें। और हमेशा आदत यही होती है कि सिर्फ 26 लिख दिया। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पूरी जब आप डेट लिखें तो 2026 ये पूरा लिखें, उसका प्रभाव कुछ अलग होगा। और जैसे कि किरण ने बताया कि अगर सिर्फ 26 लिखेंगे तो टोटल 8 आता है, तो वो शनि से गवर्न होता है, उसका प्रभाव फिर विपरीत हो भी सकता है, ये कुछ अलग तरीके से हो सकता है। तो किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आई, हमारे साथ जुड़ी, और इतने भ्रांतियाँ थी मेरे मन में, इतने डाउट्स थे, मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। और मैं उम्मीद करती हूँ जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे आज, उनका भी बहुत से वहम, बहुत भ्रम, बहुत मिसकंसेप्शन आज दूर हुए होंगे। ज़रूर, और यही मकसद भी है। एंड आई थिंक हम लोग ये पॉडकास्ट कर भी रहे हैं क्योंकि इस चीज़ पे हम बहुत अलाइन भी हैं। जब आपने मुझे बोला तो मुझे यही लगा कि सच अ गुड अपॉर्चुनिटी, भाई हम इस चीज़ को चेक करके, भाई हम इस चीज़ को लोगों तक पहुंचा पाएँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है, या फिर लोग बहुत भटक रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। तो मेरे ख्याल से आज बहुत से लोगों को उनके सवालों के जवाब भी मिले होंगे और बहुत सी नई जानकारियां भी आपको मिली होंगी। तो आज ये था हमारा पॉडकास्ट किरण शाहपुरी के साथ। कल फिर हाजिर होंगे किसी और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।